जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिर सज्जाद, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर कैप फोर बिजनेस और डायनामिक्स। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिजनेस और डायनामिक्स का के लेक्चर्स फॉर सीए पाकिस्तान। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम अपनी बुक में जब स्टडी कर रहे थे, चैप्टर नंबर वन हमने शुरू किया था। और चैप्टर नंबर वन में हमने जो आखिरी टॉपिक कंप्लीट किया था वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो ये नीचे आपके सामने अपीयर हो रहा है। इसे हमने कंप्लीट किया था। मैंने आपको आइडिया दिया था कि इसमें आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है और इसमें वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसमें से उसने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे हम आ जाते हैं। ये सारे पार्ट्स हमने देख लिए थे। इसके आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आज हम अब इसके थोड़े से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि उसने किस किस्म के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन, ये एक्चुअली आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा बेटा कि उसने आपकी किताब में दो तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। एक उसने एग्जांपल्स दी है, एग्जांपल वन, एग्जांपल टू, एग्जांपल थ्री एटसेट्रा। और दूसरे नंबर पे उसने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो एग्जांपल तो बहरहाल एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बेसिकली वो प्रैक्टिस क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो इसने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं यहाँ पे विद सॉल्यूशंस। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक्चुअली आप पास्ट पेपर की तैयारी साथ साथ करें। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन वन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, गिविंग टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो ये ऊपर जो हमने चैप्टर पढ़ा था, लेट मी शो यू, हमने इसे डिटेल से पढ़ा था। ये प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है जो उसने ये पूछा है। ये आपको नज़र दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये आपके सामने अपीयर हो रहा है। दोनों में तो डिफरेंस है। ये डिफरेंस है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। और ये चार या पांच डिफरेंसेस हैं, ये आपको यहाँ प्रोड्यूस करने थे। और इसके साथ इसकी एग्जांपल जो उसने नीचे सिविल लॉ की एग्जांपल्स दी हैं और उसके नीचे क्रिमिनल लॉ की उसने तीन एग्जांपल्स दी हैं। आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। और फिर जब हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो आपको वैसे भी बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंट सिविल लॉज हैं वो कौन कौन से हैं और क्रिमिनल लॉज कौन से हैं। तो आप इस किताब पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, आपके अपने पास एग्जांपल्स या इंफॉर्मेशन या नॉलेज मौजूद हो। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो उसने पूछा था। अब हम जरा इससे नीचे आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन है वो आपने देख लेना है और देखना है कि उसने किस तरह इसका आंसर ड्रॉप किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज कॉपी करें, आप इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में भी अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। इसके सोल्यूशन को जस्ट आपने इसलिए देखना है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उसने किस तरह से ड्राफ्ट किया। और आई होप कि आप इससे ज़्यादा बेहतर ड्राफ्ट कर सकते हैं। और बाद में हम कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिस शुरू करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ एग्जामिनेशन में भी जाएंगे। तो इन चीज़ों की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन टू, एक्सप्लेन एनी फोर डिफरेंसेस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, आल्सो आइडेंटिफाई एनी टू क्रिमिनल लॉज विच आर प्रेजेंटली एनफोर्स्ड इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन वन था। ये दूसरे अल्फाज में ये एक से ज्यादा बार पास पेपर्स में आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ देखें, उसने पहले में उसने थ्योरेटिकली पैराग्राफ मोड में आंसर दिए, जबकि यहाँ पे उसने एक स्केजुअल मोड में आंसर दिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। आप खुद फैसला करेंगे और हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें किस फॉर्मेट में जवाब दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्री, list down the main topics areas covered under the following parts of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan। जैसा कि मैंने कहा था कि वो पूछता है कि जो फॉलोइंग एरियाज हैं इसमें उसने क्या कुछ डिस्कस किया है या कौन सी चीज उसने किस पार्ट में डिस्कस की है। इन एनी केस वो पार्ट का नंबर और नाम जरूर बताएगा। तो पार्ट थ्री, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें क्या किया है, इन जनरल हमने पढ़ा था कि इसमें पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसके बारे में बात की है। प्राइम नेशनल असेंबली के बारे में बात की है कि वो कैसे काम करेगी, प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट किया जाएगा और फेडरल गवर्नमेंट कैसे के चलेगी। इस तरह से इससे रिलेटेड बातें की हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि आपने इसके बुलेट पॉइंट्स बना लेने हैं और बस उन्हें एक बार या दो तीन बार पढ़ लेना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें तीन चार पाँच कितने पॉइंट्स। ठीक। पार्ट नंबर सिक्स, उसने देखें साथ नाम भी दिया है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट। तो यहाँ से भी आपको अंदाजा होगा कि यहाँ वो
ये बताता है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस है उसे कैसे मॉनिटर किया जाएगा, प्रॉपर्टी के मैटर्स गवर्नमेंट कैसे देखेगी, फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और सूट्स के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी है। तो ऊपर जाके जब आप इसके बुलेट पॉइंट बना चुके होंगे, इसे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। अभी मैं वापस ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसका समझाने से ताल्लुक नहीं है, सिर्फ पढ़ने से ताल्लुक है, तो आपसे देख लीजिए। नीचे उसने देखें आंसर दिया है, एलिजिबिलिटी टर्म्स ऑफ ऑफिस पावर्स एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन में बात करता है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। नंबर 3, composition, duration and meeting of the parliament and senate. Number 4, qualification and disqualification of membership of the parliament, और इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, कि पास बिल कैसे पास होंगे, पार्लियामेंट में कैसे उस पर बहस की जाएगी। फाइनेंस प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, financial provisions such as exemption and imposition of certain taxes, borrowing by federal and provincial governments, appointment पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने स्पेसिफिकली इस वक्त हाईलाइट किया था कि ये एक ऐसी टर्म है जो हैप्चरली आपके जहन में नहीं आएगी, आप इस पर कोई आइडिया नहीं लगा ले सकते इसे जब तक आपके जहन में ना हो कि ऑडिटर जनरल एक इंस्टीट्यूशन होता है और उसका ये रोल होता है। तो इसे आपको जहन में रखना है। ये पार्ट नंबर 6 में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। फिर प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स लाइबिलिटीज एंड सूट्स, ये तो जनरल बात ही हो गई। इससे आगे हम चलते हैं तो अब है द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये शुरू कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लेजिस्लेशन है उसका तरीका क्या है, कानून साजी कैसे होती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, मैंने आपको आइडिया दिया था लास्ट लेक्चर में कि जब एक चीज़ को कानून बनाने का इरादा किया जाता है, कोई भी करता है वो इरादा, अब हम पढ़ेंगे कि कौन उस सजेशन दे सकता है कि जी ये कानून होना चाहिए, आम पब्लिक दे सकती है कि नहीं, या किस लेवल पे ये सजेशन आनी चाहिए, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट आती है जिस पे बहस की जानी होती है, जैसे लॉ बनाने की इंटेंशन होती है, उसे हम कहते हैं इट्स अ बिल, BILL बिल। अब वो बिल जो है वो हमारे पार्लियामेंट के 3 हाउसेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंसी। तो ये जो बिल है ये कहाँ से जनरेट होगा और कहाँ जाएगा, अब हम इसे डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन इससे पहले जैसे हमने पढ़ा कि नेशनल असेंबली एक एक रेलिवेंट रोल प्ले करती है इसमें लॉ मेकिंग में, सेनेट भी करती है और प्रेसिडेंट हाउस भी करता है। तो पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए कि नेशनल असेंबली क्या होती है, सेनेट क्या होती है, प्रेसिडेंट कौन होता है या प्रेसिडेंट हाउस क्या होता है, और चौथी चीज़ कि नेशनल असेंबली को जो हेड करता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जनरली क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो है वो पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम अ, आगे चलते हैं, ठीक है। मैं शेयरिंग को स्टॉप करके दूसरी शेयरिंग आपके साथ करने लगा हूँ, जो कि एक तरह से वाइट बोर्ड है हमारा, और यहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमने इसमें करना क्या, ठीक है। सबसे पहले अ, हमने पढ़ना है बेसिक, आप कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, बेसिक इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस। तो ये बेसिक इंस्टीट्यूशन में 3 आएंगे, बिल 3 या 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि पूरे लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। नंबर 1, प्रेसिडेंट। नंबर 2, नेशनल असेंबली, ठीक है जी। नंबर 3, सेनेट। एंड नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन होता है जो कि हर जगह पे इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिक इंस्टीट्यूशन दैट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ मेकिंग। तो बेसिक इंस्टीट्यूशन जो पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग में वो कौन कौन से हैं? प्रेसिडेंट है, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर है।
सबसे पहले तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट क्या होता है, इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे इन सब की। ठीक है जी, इन सब की हम डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें से किस किस का क्या रोल होता है, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे कि जनाब इस काम को किया कैसे जाता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे। उसके बाद हम नेशनल असेंबली, सेनेट और प्राइम मिनिस्टर की वन बाय वन बात करेंगे। अब हम किताब पे वापस आते हैं, वहाँ पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें लिखी हैं और वहाँ से डिस्कस करेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी फिर हम वाइट बोर्ड को भी यूज़ करेंगे। तो अगर हम आ जाते हैं अपनी दोबारा से बुक पे, तो ये सबसे पहले जो है ये लिखा है द प्रेसिडेंट। अब इसमें कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और ये एमसीक्यूज में पूछ लेता है और डिटेल क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रेसिडेंट के बारे में बताएं कि इसकी जनरली इसके राइट ड्यूटी पार्ट और ड्यूटीज़ वगैरह क्या होती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ, अच्छा एक चीज़ आपको मैंने कल भी बताई थी, याद रखना है कि हमारे दो प्राइमरी यूनिट्स हैं, एक है स्टेट ऑफ पाकिस्तान और एक है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। स्टेट कभी भी खत्म नहीं होती, स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है जो मुसलसल चलता है, जैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जबकि गवर्नमेंट जो होती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि ये आजकल पीटीआई की गवर्नमेंट है, आजकल नून लीग की गवर्नमेंट है, किसी मखसूस जमात की गवर्नमेंट है। जबकि स्टेट किसी मखसूस जमात की नहीं होती, स्टेट एक मुकम्मल यूनिट है, एक इदारा है या एक रियासत है जिसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। अब स्टेट को भी चलाना है, और स्टेट को चलाने के लिए गवर्नमेंट आती है, ठीक है, और गवर्नमेंट चेंज होती है। लेकिन असल जो इम्पोर्टेंस है वो तो स्टेट की है, गवर्नमेंट तो आती जाती चीज़ है। तो अब स्टेट को चलाने के लिए भी हमें अलग से स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रनिंग के लिए हमें पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे कोई हेड करेगा और उसके नीचे पूरी टीम होगी, और गवर्नमेंट तो आती है, गवर्नमेंट ने इसी स्टेट को चलाना है, लेकिन गवर्नमेंट फिर वो उस स्ट्रक्चर को यूज़ करेगी जो हमने स्टेट के लिए डिफाइन किया है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगी बेसिकली ना। लेकिन स्ट्रक्चर वो वही यूज करेगी जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर अब गवर्नमेंट को फॉलो करेगा, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। अगली बार जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो स्ट्रक्चर वही होगा, लेकिन वो नई गवर्नमेंट को फॉलो करेगा। तो हमने पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए गवर्नमेंट बनाई, लेकिन उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट जो किया जाता है वो स्टेट करती है और स्टेट के इदारे करते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि जो स्टेट का हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी तरह सूबों में जो स्टेट के हेड्स होते हैं, जो कि उस प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो गवर्नर्स होते हैं। और जबकि गवर्नमेंट जो होती है वहाँ सूबाई गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, और उस गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 41, 44, 46, 48। ठीक है, आपका एक काम है बच्चे, अभी आपने ये जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो वापस ऊपर जाके इसी किताब में आपने देखना है कि आर्टिकल 41, 44, 46 एंड 48 कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और उस पार्ट का नाम क्या है। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रेसिडेंट के बारे में ये चार आर्टिकल जो है ये कौन से पार्ट में है, कौन सा पार्ट प्रेसिडेंट के बारे में चीज़ों को डिस्कस करता है और कवर अप करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट, ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे ख्याल रखें। मैं इसे हाईलाइट भी कर रहा हूँ कि ये हेड ऑफ स्टेट है, ये याद रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज हेड ऑफ स्टेट, इसे बहुत क्लियरली अपने जहन में आपने रखना है। क्लियर हो गया। एंड रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ रिपब्लिक। अब चूंकि ये किसी एक पार्टी का नहीं होता, ये स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, और स्टेट में सूबे भी हैं, अवाम भी हैं, जुडिशरी भी है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट का काम होता है इन सब को रिप्रेजेंट करना, और इन सब के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक, एक हम आहंगी, एक यूनिटी बरकरार रखना। द प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मुस्लिम, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हमने डिक्लेयर किया है कि वी आर नॉट सेकुलर कंट्री, सेकुलर स्टेट, वी आर इस्लामिक स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट का एज पर इस्लामिक लॉ भी, और वैसे भी लॉजिकली भी, उसका जो हेड होना चाहिए उसे मुस्लिम ही होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट का मुसलमान होना जरूरी है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए 5 years टर्म, ये याद रखना है, प्रेसिडेंट हमारे पाकिस्तान में 5 साल के लिए इलेक्ट होता है बाय सेनेट, नेशनल असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे रट्टा नहीं लगाना। इसकी लॉजिक है कि सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली सारी मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है रिप्रेजेंट करता है यूनिटी ऑफ द एंटायर स्टेट, और स्टेट के अंदर सूबे भी आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी आती है, और इसके साथ साथ इसमें जुडिशरी भी आती है, सब कुछ आता है। तो अ, इसमें फिर कौन हमारा प्रेसिडेंट होगा, जो इसमें सबका
हिस्सा होना चाहिए या सबकी कंसेंसस होनी चाहिए। तो जहां तक अवाम का ताल्लुक है, तो अवाम तो अपने नुमाइंदे जो इलेक्ट करके भेजते हैं वो नेशनल असेंबली में आते हैं। लिहाजा जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो बेसिकली अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो भी वोटिंग करेंगे, तो एक तरह से वो अवाम की तरफ से वोटिंग होगी सदर के लिए। मतलब नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, पहले तो वो वोट लेंगे अवाम से इलेक्शंस में और वो इलेक्ट हो जाएंगे। फिर जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो फिर नेशनल असेंबली के मेंबर्स वोट देंगे। और वो चूंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक को, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पब्लिक का भी एक वोट आ गया। अच्छा, सेनेट जो होती है, सेनेट जो है उसमें जो मेंबर्स आते हैं वो नेशनल असेंबली से, वो अवाम से नहीं आते। जनरल इलेक्शन नहीं होता इस तरह अवामी लेवल पे, बल्कि सेनेट का इदारा बनाया गया है अवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, बल्कि स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा तो अगेन पूरी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वो हम नीचे पढ़ेंगे कि सेनेट के मेंबर्स पे कैसे आते हैं। बस फिलहाल अब ये याद रखें कि सेनेट रिप्रेजेंट कर रही है स्टेट को। लिहाजा जब सेनेट के मेंबर्स भी वोट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन आ गई है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है। और फिर प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं, वो हमने कहा था कि पाकिस्तान में सूबे काफ़ी हद तक ऑटोनमस हैं, इंडिपेंडेंट हैं। बहुत सी चीज़ें सूबों के ही इख्तियार में हैं। इवन फेडरल गवर्नमेंट भी उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब चूंकि प्रेसिडेंट सिर्फ एक सूबे का या फेडरल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट तो नहीं है, पूरी स्टेट का प्रेसिडेंट है और स्टेट में सूबे भी आते हैं। लिहाजा सूबों की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो सूबों में जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं जिसके मेंबर भी अवाम ने इलेक्ट करके भेजे होते हैं, तो सूबों की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर से भी हम वोट लेते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो बेसिकली प्रेसिडेंट फिर जब वोट लेता है तो वो नेशनल असेंबली के मेंबर से लेता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं आवाम को, पब्लिक को। वो सेनेट के मेंबर से भी वोट लेता है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को। और वो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर से भी वोट लेता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सूबे के अवाम, एक मखसूस सूबे के अवाम को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब ये इलेक्शन होता कैसे है? ये नहीं होता कि पहले एक जगह इलेक्शन हुआ तो नेशनल असेंबली वालों ने वोट दिया, फिर दूसरा इलेक्शन किया तो सेनेट ने। एक ही बार हम पार्लियामेंट हाउस में सब मेंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, एक सेशन होता है जिसमें सेनेट के सब मेंबर्स भी बैठे होते हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी बैठे होते हैं और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर भी आ जाते हैं। एक ही दिन वोटिंग होती है और उसी दिन कुछ देर में हमें पता चल जाता है कि जनाब प्रेसिडेंट कौन बना है पाकिस्तान। The president is eligible for re-election, but no individual may hold the office for more than two consecutive terms. Consecutive का वर्ड है बच्चे, इसका ख्याल रखना है। ठीक है, consecutive terms। तो एक प्रेसिडेंट दोबारा री इलेक्ट भी हो सकता है, मतलब एक बार 5 साल के लिए आएगा, वो दोबारा 5 साल के लिए आ सकता है, लेकिन मुसलसल 2 टर्म से ज्यादा नहीं बन सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि 2 टर्म से ज्यादा नहीं बन सकता, मुसलसल 2 टर्म से ज्यादा नहीं बन सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि 2 टर्म्स में, मतलब 5 साल प्लस 5 साल, तो 10 साल वो रहेगा। उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, उसे 5 इयर्स का गैप देना पड़ेगा, कोई और प्रेसिडेंट बनेगा। और वो गैप देने के बाद फिर दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है, मतलब अगेन 2 कंसेक्टिव टर्म्स के लिए बन सकता है। जैसे यूएसए का जो लॉ है ना, उसमें तो उनका जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरी जिंदगी में 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता। वहाँ कंसेक्यूटिव वाला चक्कर नहीं है, वो मैक्सिमम ही 2 बार बन सकता है, तीसरी बार बन ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान में है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए बनेगा, उसके बाद उसे नहीं बनेगा उससे ज्यादा। लेकिन अगर दोबारा उसे लाना चाहते हैं तो फिर 1 टर्म का गैप देना पड़ेगा। तो यहाँ 2 टर्म्स का वर्ड नहीं है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का वर्ड है। इसे आपने बहुत केयरफुली याद रखना है। द मेजोरिटी पार्टी इन द नेशनल असेंबली यूजुअली नॉमिनेट्स एंड इलेक्ट्स ए पर्सन एज प्रेसिडेंट। कि जो मेजोरिटी पार्टी है नेशनल असेंबली की, जनरली वो नॉमिनेट करती है कि ये बंदा हमें प्रेसिडेंट के तौर पे चाहिए, और उसे इलेक्ट करवा लेती है। अब यहाँ से आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नेशनल असेंबली के पास राइट है प्रेसिडेंट करने का। कहने का मतलब है कि चूंकि गवर्नमेंट नेशनल असेंबली से बनना होती है, और नेशनल असेंबली का बहुत बड़ा रोल है लॉ मेकिंग में और मुल्क चलाने में, क्योंकि सारे अवामी नुमाइंदे तो वहीं आते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी वहीं से इलेक्ट होता है। तो जनरली जिस पार्टी की मेजोरिटी है, ज्यादा चांस तो यही है कि बात उसी की चलेगी। तो जनरली जो नेशनल असेंबली की पार्टी है वो कोशिश करती है कि उनसे रेलिवेंट या उनका पसंदीदा बंदा प्रेसिडेंट आए, ताकि बाद में मुख्तलिफ मौक़ों पे जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही होगी तो उन्हें तंग ना करे, ज्यादा ज्यादा रेजिस्ट ना करे, ऑब्जेक्ट ना करे चीज़ों पे। तो वो अपना बंदा नॉमिनेट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वही लेके आते हैं बंदा, वो अपना बंदा नॉमिनेट करते हैं। अपोजिशन भी चाहे तो अपना बंदा नॉमिनेट कर सकती है, लेकिन जो मेजोरिटी पार्टी है डेफिनेटली उनके पास वोट ज्यादा होते हैं ओवरऑल।
जनरली ज्यादा होते हैं, तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनाती है ना अपना। तो अपोजिशन का रिप्रेजेंटेटिव तो आता है, वो इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकता है, लेकिन यहाँ कहने का मकसद है कि जनरली ये होता है कि जो मेजोरिटी पार्टी है उसी का बंदा प्रेसिडेंट बनता है। तो यहाँ से आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो कहना चाह रहा है कि नेशनल असेंबली ही सब कुछ करती है। यूजुअली का वर्ड कि जनरली ये होता है कि जो मेजोरिटी पार्टी है उसी का जो नॉमिनेटेड बंदा होता है वो इलेक्ट हो जाता है एज ए प्रेसिडेंट। The Prime Minister shall keep the President informed on all matters and of internal and foreign policy, and on all legislative proposals the federal government intends to bring before the Majlis e Shura। पार्लियामेंट का लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं पाकिस्तान में, उर्दू में मजलिस शूरा, एक ही बात है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म रखता है तमाम दाखिली और बैरूनी फॉरेन मैटर्स पे, पॉलिसी मैटर्स पे। और जो भी नया लॉ फेडरल गवर्नमेंट बनाना चाह रही होती है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को उसके बारे में भी बाखबर रखता है, इन्फॉर्म्ड। यहाँ ये नहीं लिखा कि वो प्रेसिडेंट से परमिशन लेता है या अप्रूवल लेता है, इन्फॉर्म करता है। मतलब आप एक काम करते हैं, आपने अपने घर वालों को बता दिया कि जी आज मैंने कराची जाना है, तो आप परसों वापस आऊंगा, आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे। आप फादर से इनको इन्फॉर्म नहीं करते, जनरली फादर से अप्रूवल लेते हैं कि जी मैं फला जगह जाना चाह रहा हूँ, चला जाओ। फादर कहते हैं जाओ तो आप जाते हैं, अगर वो कहते हैं नहीं, तो बीइंग एन ओबीडियंट किड आप नहीं जाते, तो आप अप्रूवल ले रहे हैं। लेकिन छोटे भाई को या घर वालों को या वालदा को जब आप कहते हैं मैं स्कूल कॉलेज के लिए निकलने लगा हूँ, तो आप उनसे परमिशन नहीं ले रहे होते, तो उन्हें बता रहे होते हैं कि जी मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से परमिशन नहीं लेनी, उसने प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म रखना है कि भाई हमारे लोकल मैटर्स कैसे जा रहे हैं, फॉरेन मैटर कैसे जा रहे हैं, हम कौन सी पॉलिसीज बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, फिर वो हम नए लॉज बनाना चाह रहे हैं, किस इशू पे बनाना चाह रहे हैं और क्या क्यों बनाना चाह रहे हैं, तो वो इन्फॉर्म रखेगा प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट अप्रूव द स्टैट्यूट पास्ड बाय द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। और अल्टीमेटली जो लॉ बनता है जो नेशनल असेंबली और सेनेट से होता हुआ प्रेसिडेंट तक पहुंचता है, ये हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे, तो वो लॉ बेसिकली प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज जो मेरा ख्याल है, ये जो वर्ड है ना यहाँ अप्रूव का, ये गलत है। ठीक है। अप्रूव का वर्ड नहीं होता, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल नहीं देनी होती। एक चीज नेशनल असेंबली ने भी अप्रूव कर दी, सेनेट ने भी अप्रूव कर दी। दूसरे अल्फाज में नेशनल असेंबली का मतलब है कि अवाम ने अप्रूव कर दी, सेनेट का मतलब है कि स्टेट ने अप्रूव कर दी। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास राइट नहीं होता कि वो कहे नहीं जी मैं अप्रूवल नहीं करता और सारा प्रोसेस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ अप्रूवल का वर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ एक वर्ड है असेंट, ASSENT, असेंट का वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ उसे असेंट का वर्ड यूज करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे कहूँ कि आपको आप जब यूज करेंगे तो आपको इसके बजाय, अप्रूव्स के बजाय आपको ASSENT, असेंट का मतलब होता है अपनी रजामंदी का इजहार कर दें। आप अपनी रजामंदी का इजहार कर दें, और अगर यहाँ पे इख्तलाफ करेंगे, मैं मुझे इख्तलाफ है, और आप उसे वापस भेज दें नेशनल असेंबली और सेनेट को कि भाई मुझे इन चीज़ों पे इख्तलाफ है, इसे दोबारा डिस्कस करें। अब अगर नेशनल असेंबली और सेनेट उन्होंने दोबारा डिस्कस करती है और ये कहती है कि नहीं जो हमने पहले कहा था वही ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट उस चीज़ को रोक ही नहीं सकता। अप्रूवल में तो ये होता है ना कि हमने कह दिया मुझे नहीं पसंद, बस बात खत्म हो जाए। यहाँ वो चक्कर नहीं है। तो अप्रूव्स का वर्ड यूज नहीं करना, मैं सिर्फ मेरे खजाती ख्याल में यहाँ पे आपको असेंट का वर्ड यूज करना चाहिए, और आगे ये वर्ड आएगा। The president acts on and in accordance with the advice of the cabinet और द प्राइम मिनिस्टर। अब कैबिनेट क्या होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के, जो फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं ये वफाकी काबीना है या कैबिनेट है। और कैबिनेट का क्या रोल होता है, मिनिस्टर मशवरा देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर के मशवरे से चलता है, क्योंकि एक बंदा तो इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि हर चीज में वो खुद से फैसला कर ले, तो फिर अपनी पूरी टीम बनाता है। तो जो प्रेसिडेंट है वो किस तरह एक्ट करता है, या तो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे या कैबिनेट के इंस्ट्रक्शन पे, तो या उनकी एडवाइस पे। दूसरे अल्फाज में यहाँ फिर उसने यही कहने का मकसद है, जो आप समझ भी रहे होंगे, कि प्रेसिडेंट के अपने पास कोई इंडिपेंडेंट इख्तियार नहीं होता कि वो जैसे चाहे फैसले करे। उसने ज्यादातर जो काम करने हैं पाकिस्तान में, या तो उसे प्राइम मिनिस्टर कहेगा या उसे कैबिनेट कहेगी, और वो उनकी बातें सुनेगा और फिर उस पर अमल करेगा। तो बेसिकली फिर तो बड़ा डमी रोल हो गया ये। तो याद रखें कि तकरीबन डमी रोल ही है प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में। इसका जो असल एक ऑब्जेक्टिव है इस डेजिग्नेशन का, या इसका जो रोल है, वह एडवाइजरी रोल है। कि अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काम करने जा रहा है,
और उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, तो प्रेसिडेंट एज एन एडवाइजर, एज ए मेच्योर पर्सन उन्हें एडवाइस करे, अपनी सजेशन देकर भाई आप जो कर रहे हैं इसमें मुझे ये खामियां नजर आ रही हैं, इसे देख लें। अब वो खामियां जो हैं या वो जो ये एडवाइस कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने, ये चीज़ों को रोक नहीं सकता। इसका एडवाइजरी रोल, मतलब ये बड़े की हैसियत से एडवाइस कर सकता है कि मेरे ख्याल में इस चीज़ को ऐसे बेहतर किया जा सकता है, इससे ज्यादा इसका रोल नहीं है। तो ये आपने याद रखना है, ये पास पेपर में इसका क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, प्रेसिडेंट के बारे में जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है। नंबर टू, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अवाम की नुमाइंदगी करता है। जब वो अवाम की नुमाइंदगी करता है तो फिर उसे कहाँ से आना चाहिए? उसे उस हाउस से आना चाहिए जहाँ पे अवाम ने लोगों को भेजा है, और वो हाउस है नेशनल असेंबली। तो फिर नेशनल असेंबली में वोटिंग होती है, और जो भी मेजोरिटी में वोट ले जाता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और जाहिर है कि जो कि हमारे सिस्टम में पार्टी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो पार्टीज विन करती हैं और जो लूज करती हैं, तो जो पार्टी विन करेगी ज्यादा मेंबर्स उसी के होंगे, और फिर मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि ज्यादा तो चांस ही है कि वो पार्टी अपने मतलब का जो भी बंदा है उनका लीडर है उसे प्राइम मिनिस्टर बनाए। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली। इसमें सेनेट का रोल नहीं है, याद रखें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। स्टेट अलग चीज है, गवर्नमेंट अलग चीज है, तो हमने स्टेट को में से इन्वॉल्व ही नहीं किया इस चीज में कि वो भी बताया कि किसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। सिर्फ नेशनल असेंबली इसमें रोल प्ले करती है, और वो भी इसलिए कि नेशनल असेंबली में जो मेंबर्स आते हैं वो आवाम से आते हैं। तो बेसिकली एक तरह से आवाम के मुंतखब बंदे को हम प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर करते हैं। दैट इंडिविजुअल इज देन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। अब मैंने कहा था ना कि स्टेट जो है, स्टेट एक मुस्तकिल चीज है। अब नीचे गवर्नमेंट के अंदर भी कोई नॉमिनेशन होगी, कोई अपॉइंटमेंट होगी, कुछ भी होगा, एक बंदे को फाइनल करना होगा, इवन स्टेट में भी किसी बंदे को पोस्ट देनी होगी, तो सबको हेड ऑफ स्टेट अप्रूवल देगा या उसका फाइनल नोटिफिकेशन निकालेगा, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक बंदा विन कर गया, नेशनल असेंबली में इलेक्शन हुए, पहले तो अवाम के इलेक्शन हुए, तो एक पार्टी जीत गई, नेशनल असेंबली में आ गई। फिर नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने वोटिंग की, उन्होंने एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए नॉमिनेट कर दिया कि जी हमारे लिए ये प्राइम मिनिस्टर हमें पसंद है, और ज्यादा वोट उसकी फेवर में आ गए। अब वो प्राइम मिनिस्टर लॉजिकली तो बन गया, लेकिन अभी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं है जो ऑफिशियली बताए कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया है। वो डॉक्यूमेंटेड नोटिफिकेशन होता है जो कि स्टेट की तरफ से निकलता है कि भाई इस दिन से ऑनवर्ड इतने सालों के लिए ये साहिब या साहिबा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के। अब चूंकि स्टेट का हेड प्रेसिडेंट है, तो ये नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट निकालता है। तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन निकालता है, और उसके थ्रू बाकायदा अपॉइंट कर देता है प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द फेडरल कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर को पूरी एक एडवाइजरी बॉडी दी जाती है जिसे फेडरल कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट का मतलब है काबीना, या दूसरे अल्फाज में जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर अपने मतलब के मिनिस्टर चूज करता है, उन तमाम मिनिस्टर्स की जो बॉडी है उसे हम कैबिनेट कहते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को याद रखें कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली कोई फैसला नहीं कर सकता सिवाय चंद चीज़ों के, उसे कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होती है। फर्ज करें उसके 20 मिनिस्टर्स हैं, वो मामला कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर मैटर पेश करेगा, डिस्कस करेगा, और कैबिनेट में भी वोटिंग होगी और उसकी अप्रूवल, ठीक है। तो अगर कोई कैबिनेट किसी चीज पे अड़ जाए कि नहीं भाई हम तो इस चीज को ठीक नहीं समझते, तो इवन प्राइम मिनिस्टर भी सर्टेन केसेस में कुछ भी नहीं कर सकता। बट पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, और वैसे भी कैबिनेट में वही लोग आते हैं ना जो प्राइम मिनिस्टर के फेवरेट होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के पीछे पूरी आवाम होती है। तो जनरली मिनिस्टर या फिर जो कैबिनेट है वो प्राइम मिनिस्टर को काउंटर नहीं करती, वो जो प्राइम मिनिस्टर कहता है उसे ही फॉलो कर रही होती है, तो वो अपनी अप्रूवल्स दे देती है। बहरहाल आपने याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसे कैबिनेट अप्रूवल देती है। A council of ministers whose members are appointed by the president on the advice of prime minister, कि वो जो चूज तो प्राइम मिनिस्टर ही करता है, क्योंकि उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करना है। वो चूज करके फिर प्रेसिडेंट को बताता है कि मुझे ये मिनिस्टर चाहिए। और मैंने अभी अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि स्टेट में या गवर्नमेंट में कोई भी अपॉइंटमेंट होगी तो उसे हेड ऑफ स्टेट उसका अपॉइंटमेंट लेटर कह लें या अपॉइंटमेंट इशू करेगा, और हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है।
तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है कि मुझे ये 10 बंदे एज मिनिस्टर चाहिए, और प्रेसिडेंट अपनी एडवाइस तो दे सकता है कि इसे ना बनाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन रोक नहीं सकता। अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन निकाल देता है और ऑफिशियली वो बंदे मिनिस्टर बन जाते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन डेट। फिर फेडरल मिनिस्टर्स आर सपोर्टेड बाय secretaries and other government officials appointed in each department for ensuring the policies formulated by the government are acted upon। जो फेडरल मिनिस्टर है वो फिर उन्हें सेक्रेटरीज जो हैं और अदर गवर्नमेंट ऑफिसर सपोर्ट करते हैं उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करने में। क्योंकि जो जनरली जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते, या एक्सपर्ट होते हैं तो किसी एक चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उन्हें मल्टी एक्सपर्टीज चाहिए और पूरा डिपार्टमेंट चलाना है, पूरी मिनिस्ट्री चलानी है, तो उन्हें मुख्तलिफ सेक्रेटरीज और गवर्नमेंट के ऑफिसर सपोर्ट देते हैं। अब मैंने कहा था कि आपको याद होगा कि स्टेट की पूरी मशीनरी है, जिसमें एक मशीनरी है एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो सीएसएस के थ्रू आते हैं और मुख्तलिफ और तरीकों से आते हैं, और ये परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट का। अब स्टेट का, सॉरी गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट का। अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो ये चेंज नहीं होते, ठीक है। तो जब ये चेंज नहीं होते तो फिर ये स्टेट के कामों को संभाल रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट तो थोड़ी देर के लिए आती है, उसने पॉलिसीज फॉर्मुलेशन करनी होती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट के नुमाइंदों के थ्रू होती है। तो फिर हर मिनिस्ट्री के में कुछ सेक्रेटरीज होते हैं जो उस मिनिस्ट्री के हेड होते हैं, उसके नीचे फिर पूरा स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। और आपने याद रखना है कि ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं होते, ये स्टेट के एम्प्लॉयज होते हैं। तो जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये नए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो जो मिनिस्टर हैं वो इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं सेक्रेटरीज और गवर्नमेंट ऑफिसर, जो एक्चुअली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव या स्टेट के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे उसने कहीं जिक्र नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर की टर्म कितनी होगी। तो याद रखें कि एक कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक्स भी आप लोगों ने अप्लाई करनी है चीज़ों को रिटेन करने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे नेशनल असेंबली। अगर नेशनल असेंबली 5 साल के लिए बनी है और नेशनल असेंबली से ही प्रेसिडेंट आया है, असेंबली खत्म होती है तो पूरा सिस्टम खत्म होता है। तो इसका मतलब है कि जितनी देर के लिए नेशनल असेंबली है उतनी ही देर के लिए गवर्नमेंट है, और जितनी देर के लिए गवर्नमेंट है उतनी ही देर के लिए प्राइम मिनिस्टर है। तो ये हम जब नीचे नेशनल असेंबली को पढ़ेंगे कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, तो हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूरेशन भी इतनी होती है। तो पाकिस्तान में जो ड्यूरेशन है वो हम नीचे जाके अभी पढ़ेंगे कि इसकी क्या ड्यूरेशन, ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद आ जाता है सेनेट। सेनेट का क्या रोल है, क्या करती है ये, मैंने जैसे पहले आपको अंदाजा एक आइडिया दे दिया था कि सेनेट रिप्रेजेंट करती है स्टेट। अब हमने पढ़ना ये है बेसिकली, जो समझना है कि सेनेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं वो आते कहाँ से हैं। क्योंकि ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये आवाम को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रही। तो नुमाइंदे स्टेट से ही आने चाहिए। अब स्टेट से कैसे आते हैं, और फिर स्टेट ने पूरे पाकिस्तान को, तमाम सूबों को, आवाम को, जुडिशरी को, सबको रिप्रेजेंट करना है। और एक यूनिटी की अलामत होती है स्टेट। तो फिर इसमें जो मेंबर्स आते हैं वो भी यूनिटी की अलामत होने चाहिए और हर जगह से आने चाहिए। फेडरेशन से भी आने चाहिए, सूबों से भी आने चाहिए। इवन अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हैं, गैर मुस्लिम्स हैं, उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट के लिए और विमेन राइट्स के लिए विमेन का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि सेनेट का काम हारमनी या यगानगत क्रिएट करना है, और इसके लिए फिर पाकिस्तान में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अवाम में या दूसरे, उन सब की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सेनेट में। द सेनेट इज ए परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी, परमानेंट। मैंने जैसे कहा था कि स्टेट कभी खत्म नहीं होती, तो इसी तरह सेनेट भी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये स्टेट का पार्ट है। तो परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस, with representatives elected by the members of the respective provincial assemblies। तो पहली बात तो है कि इसमें जो मेंबर्स आएंगे वो चंद प्रोविंशियल प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे। और प्रोविंस को कौन रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोविंशियल असेंबली। लिहाजा प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन करके अपने बंदों को भेजेंगे सेनेट में। तो हर सूबे की मखसूस सीट्स हैं जो कि फिक्स हैं, और हर सूबा उन सीट पर खुद से अपने बंदे इलेक्ट करके आपको भेजेगा सेनेट। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि सूबाई असेंबलीज में इलेक्शन के थ्रू ये बंदे सेनेट में पहुंचेंगे। देयर आर आल्सो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। और इस आईसीटी जो है ये तो किसी सूबे में नहीं आता, ये तो एक तरह से फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से होके आएगा, मतलब नेशनल असेंबली साइड से या उधर से आएगा, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years। ऊपर हमने क्या पढ़ा था प्रेसिडेंट के लिए, 5 years पढ़ा था शायद, ऐसा ही है।
तो ये हैं 6 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। हम प्रेसिडेंट को दोबारा भी देख लेते हैं, हम गलती ना कर रहे हो। 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, और सेनेट आपने याद रखना है फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए आते हैं। हाफ द मेंबर्स रिटायर आफ्टर 3 ईयर्स एंड आर रिप्लेस्ड बाय द इक्वल नंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड सेनेटर्स। मतलब इस बात को समझना है, वो कह रहा है सेनेट के जो मेंबर हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन आधे मेंबर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और उनकी उनकी जगह नए आ जाते हैं। अब ये क्या बात हुई कि पहले वो कह रहा है कि 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, फिर कहता है वो 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। कॉन्ट्रोडिक्शन सी लग रही है। इसे आपने ऐसे समझना है कि जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो अभी आइन चल रहा है वो 1973 का आइन है। तो जब ये पहली बार बना और इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस वक्त सेनेट को हमने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया था और एक टाइम फ्रेम ऐसा मुकर्रर किया था कि पहले मेंबर्स में हमने कोई ऊपर नीचे बात कर ली होगी कि हम उसे किस तरह मैनेज करेंगे। उसके बाद हमने उसे इस तरह स्ट्रक्चर किया कि मेंबर आएगा 6 साल के लिए, ठीक है। लेकिन वो इस तरह से आएगा कि आधे मेंबर एक बार आएंगे और आधे मेंबर दूसरी बार आएंगे या आए होंगे। बिल्कुल शुरू में जब लॉ बना था ना, उस वक्त इस तरह कॉन्स्टिट्यूट किया गया होगा सेनेट को कि आधे मेंबर पहले आए होंगे और आधे बाद में। होता यह है कि एक मेंबर आधी पार्लियामेंट जो सेनेट है उसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने 6 साल पूरे कर लिए। आधी सेनेट के मतलब सेनेट के आधे मेंबर्स ने अपने 6 साल पूरे कर लिए। लेकिन हमने इस तरह से प्लान किया हुआ था कि रिमेनिंग जो आधे मेंबर्स हैं उनके अभी 3 साल बाकी है। ठीक है। अब हुआ यह कि जिनके 6 साल पूरे हो गए उनका इलेक्शन हो गया, उनकी जगह नए फिर 6 साल के लिए आ गए। जिनका इलेक्शन नहीं हुआ, जिनके 3 साल बाकी थे, अगले 3 साल बाद वो पूरे हो गए। लेकिन जब और फिर उनका इलेक्शन हो गया। लेकिन जब उनका इलेक्शन हो रहा था तो इनसे पहले जो 3 साल पहले इलेक्ट हुए थे उनके भी 3 साल बाकी थे। तो हमने इसे इस तरह स्ट्रक्चर किया है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेनेट एकदम से बिल्कुल खाली नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि तमाम मेंबर्स के 6 साल पूरे हो गए हैं। हमने इस तरह स्ट्रक्चर किया हुआ है कि आधे मेंबर्स के जब 6 साल पूरे हो रहे होते हैं तो बाकी आधे मेंबर्स के भी 3 साल बाकी होते हैं। अब जिनके 6 साल पूरे हुए हैं वो इलेक्ट होके आते हैं तो वो जो अपने 6 साल शुरू करते हैं उनके भी 3 साल पूरे हुए होते हैं। तो जो पुराने मेंबर्स हैं उनके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उनका इलेक्शन हो जाता है एंड सो ऑन। तो ये वो यहाँ कहना चाह रहा है, ये याद रखना है। मेंबर 6 साल के लिए ही आएगा। लेकिन सेनेट को इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया गया कि आधे मेंबर जब 6 साल पूरे करते हैं तो बाकी आधे मेंबर के भी 3 साल बाकी होते हैं एंड सो ऑन। और फिर ये मसला चलता रहता है और सेनेट कभी भी नल एंड वाइड नहीं होती, जीरो नहीं होती, खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्टेट कभी खत्म नहीं होती और जो चीज स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो इसे आपने याद रखना है। उसके बाद सेनेट इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। वही वाली बात कि ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। द इलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर इज नॉट हेल्ड एट द सेम टाइम एंड सो इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट ऑन ए परमानेंट बेसिस। वही बात जो मैंने अभी आपसे की है। द मेंबर्स elect फ्रॉम themselves a chairman and a deputy chair। तो मेंबर फिर अपने आप में से एक अपने मेंबर में इलेक्शन होता है, फिर एक बंदा चेयरमैन बन जाता है और एक डिप्टी चेयरमैन बन जाता है। इनका रोल क्या होता है? सेनेट को चलाना, सेनेट की एक्टिविटीज को चलाना, इनके इजलासों को प्रॉपर तरीके से मुनक्किद करना और सारी जो सेनेट में चीजें डिस्कस होनी है सारी कार्रवाई को रेगुलेट करना। डिप्टी चेयरमैन का रोल क्या है कि अगर चेयरमैन छुट्टी पे चला गया, पाकिस्तान से बाहर गया है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो डिप्टी चेयरमैन है वो चेयरमैन का रोल प्ले करता है। The chairman of the Senate under the Constitution is next in line to act as president। ये जो बात मैंने शायद पहले भी की थी और आपको याद होगी कि प्रेसिडेंट भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, सेनेट भी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो चेयरमैन सेनेट भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान में नहीं है या खुदा ना खास्ता उसने रिजाइन कर दिया या उसकी डेथ हो गई है, तो हमने तो कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन है और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो कभी भी नल एंड वॉइड, जब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मौजूद ही नहीं है। तो फौरी तौर पे फिर क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर है या उसकी डेथ हो गई है या उसने रिजाइन कर दिया है, तो चेयरमैन सेनेट जो होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है और वक्ती तौर पर वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले करता है जब तक कि एज पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता। ठीक है। इफ द ऑफिस बिकम वेकेंट एंड until such time as a new president can be formally elected। ठीक है। द रोल ऑफ द सेनेट इज टू प्रमोट नेशनल कोहेजन एंड हार्मनी। तो सेनेट का बेसिक रोल ये है कि अवामी सतह पे और पूरे मुल्क में एक यगानगत, एक इत्तेहाद, एक यूनिटी कायम करके रखे। अगर किसी सूबे को प्रॉब्लम है किसी दूसरे सूबे से या फेडरल गवर्नमेंट से, तो उसके पास एक फोरम हो जहां आके वो बात कर सके, अपने जो ग्रीवेंसेज हैं, अपने कंसर्न्स हैं वो डिस्कस कर सके। तो पूरे मुल्क को मुत्तहिद रखने का जो रोल है असल में सेनेट का ये रोल है, या स्टेट का भी यही रोल है। ये रोल है, लेकिन मुल्क को चलाने के लिए आपने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं।
and to alleviate fears of the smaller provinces regarding domination by by any one province। मतलब छोटे प्रोविंसेस का ये फियर कि बड़ा प्रोविंस हमें डोमिनेट कर देगा, हमें दबाएगा, इस फियर को खत्म करने के लिए सेनेट बनाई गई है, ताकि वहां पे जो भी किसी का ग्रीवेंस है वो डिस्कस कर लिया जाए। बिकॉज ऑफ इट्स मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली। तो मतलब नेशनल असेंबली में एक और चीज मैं यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। नेशनल असेंबली में जो इलेक्शन होते हैं ना, उसमें तमाम सूबों सूबों की इक्वल सीट्स नहीं होती। नेशनल असेंबली चूंकि अवाम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जिस सूबे में ज्यादा अवाम है नेचुरली उसमें ज्यादा सीट्स होनी चाहिए, और जिस सूबे की अवाम कम है, मतलब पॉपुलेशन कम है, उस सूबे में कम सीट्स होनी चाहिए। तो नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन होता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होता है। तो पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लिहाजा नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं पंजाब की हैं। अब नेशनल असेंबली में पंजाब मेजोरिटी ले गया, और वहां से पार्टी आके फेडरल गवर्नमेंट में बैठ गई। अब छोटे सूबों को ये फेयर होगा कि ये तो पंजाबी या कोई मखसूस एक पार्टी आके बैठी है, तो ये हमें दबाए ना, हमें सप्रेस ना करे, हमारे राइट्स को डिस्टर्ब ना करे। तो उनके जो ग्रीवेंसेज अगर बनते हैं तो उन्हें एड्रेस करने के लिए फिर हमने दूसरा फोरम बना दिया जिसे हम सेनेट कहते हैं। सेनेट में जनरली तमाम सूबों की जो सीट्स हैं वो बराबर होती हैं, वहां पे कमी बेशी नहीं होती, क्योंकि आपने वहाँ हारमोनी क्रिएट करनी है और हर एक को स्ट्रॉन्ग राइट देना है। लिहाजा अगर नेशनल असेंबली में कोई एक पार्टी डोमिनेट कर रही है, तो इस फियर के खत्म करने के लिए कि ये पार्टी हर तरफ एक मोनोपोली ना क्रिएट कर ले, या ये सूबा मोनोपोली ना क्रिएट कर ले जिसकी ये पार्टी है, तो फिर हमने सेनेट बनाई ताकि हर बंदा अपने ग्रीवेंसेस को खुल के डिस्कस कर सके। ऑल स्टैट्यूट्स पास बाय द नेशनल असेंबली और आल्सो अप्रूव्ड बाय द सेनेट विद द एक्सेप्शन ऑफ मनी बिल्स। तो जितने भी स्टैट्यूट्स कहते हैं लॉ, कानून को, ठीक है, इसका दूसरा वर्ड है स्टैट्यूट्स। तो जितने कानून बनते हैं जो कि नेशनल असेंबली ने पास किए हैं, उसे सेनेट को भी पास करना होता है, और वाइस वर्सा भी हो। अगर वो सेनेट ने ओरिजिनेट किया है, सेनेट चाहती है या स्टेट चाहती है कि लॉ बने, तो पहले वो सेनेट में अप्रूव होगा, फिर नेशनल असेंबली में जाएगा। लेकिन अगर नेशनल असेंबली चाहती है, प्राइम मिनिस्टर चाहता है, अवाम चाहते हैं कि नया लॉ बने, तो फिर वो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होगा और वहां से अप्रूव होकर सेनेट में जाएगा। तो ये दो टू साइड प्रोसेस है, कहीं से भी शुरू होकर किसी भी हाउस में जा सकता है, अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट हाउस में जाएगा और प्रेसिडेंट उसे साइन करके लॉ बनाएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, मनी बिल जो वो कह रहा है कि वो नहीं जाता सेनेट में, वो सिर्फ नेशनल असेंबली में आता है और अप्रूव हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं ताकि जो बैकग्राउंड है वो क्लियर क्लियर रहे आप लोगों को। तो मनी बिल का मतलब होता है आपका बजट, वो बिल। और बिल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कहा था, वो चीज़ जिसपे बहस हो रही है, जिसे लॉ बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ। तो जब तक वो लॉ नहीं बना उसे बिल कहते हैं, और जिस दिन वो अप्रूव हो जाता है तो वही डॉक्यूमेंट लॉ बन जाती है, एक्ट बन जाती है। तो मनी बिल या बजट जो बताता है कि पूरे मुल्क में कहाँ से कितने पैसे आएंगे, कहाँ खर्च करने हैं, इसकी अप्रूवल सिर्फ नेशनल असेंबली देती है, सेनेट नहीं देती। और नेशनल असेंबली से सीधा जो प्रेसिडेंट को चला जाता है, प्रेसिडेंट इसे साइन करता है, ठीक है। अब इसमें नेशनल असेंबली को क्यों राइट दिया गया, सेनेट को क्यों नहीं दिया गया? अब आपने गवर्नमेंट बनाई, इमरान खान को या नवाज शरीफ को या किसी को भी आपने इख्तियार दे दिया कि भाईजान हमने आपको अपना हेड मुकर्रर कर दिया है, आपने पॉलिसीज बनानी है। अब अगर आप उसमें एक मुसीबत तल दें उसके लिए कि वो चाहता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट करने हैं और उसमें इतने करोड़ रुपए लगेंगे, और सेनेट उसे रोक के बैठ जाए, और सेनेट में ये होता भी है अक्सर। ये होता है कि नेशनल असेंबली में तो जो गवर्नमेंट है उसकी अक्सरियत होती है, सेनेट में अक्सर ये होता है कि उनकी अक्सरियत नहीं होती, अपोजिशन की अक्सरियत भी हो जाती है सर्टन केसेस में। तो फिर होगा क्या कि नेशनल असेंबली पास करेगी और सेनेट उसे रोक लेगी, तो सारा मुल्क स्टकअप हो जाएगा, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे, पेमेंट्स नहीं होंगी, आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे करनी है, स्टेट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज पे करनी है, अगर बजट ही मंजूर नहीं होगा, मनी बिल मंजूर नहीं होगा, तो सब कुछ रुक जाएगा, तो पूरा मुल्क तो हॉल्ट पे लग जाएगा। तो हमने से कहा कि नहीं, एक बंदे को अगर हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है और उसे अख्तियार दे दिया मुल्क चलाने का, तो उसका इतना राइट तो होना चाहिए ना कि वो अपने मतलब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च करे, और उसके लिए जो पैसे चाहिए वो बस नेशनल असेंबली में अपनी पार्टी से अप्रूवल ले और काम करे। हमने उसे अख्तियार देने की कोशिश की, उसे फ्री हैंड देने की कोशिश की है। लिहाजा जो मनी बिल है ये सिर्फ नेशनल असेंबली से अप्रूव होता है, ये सेनेट में नहीं जाता, ये याद रखना। अदर देन मनी बिल जितने बिल्स हैं वो पहले नेशनल असेंबली में अगर प्रेजेंट हुए हैं तो वहां से अप्रूवल लेने के बाद सेनेट में जाते हैं, और मतलब उन्हें दोनों हाउसेज की अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है। जबकि मनी बिल सिर्फ नेशनल असेंबली से पास होता है, ये याद रखो। तो आज